चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सूरज कहां निकलता है और कहां डूबता है, सबको पता है। कहां निकलता, कहां डूबता है? पूरब से निकलता, पश्चिम से डूबता है। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, अपराध है ये। जब आप पढ़ने के काबिल नहीं थे तो आपके टीचर्स ने क्या किया? आपको यही चीज रटवा दी। पर एक्चुअल में आप देखें कहीं पर, क्या सूरज निकलता है और सूरज डूबता है? हमारा प्लेनेट क्या होता है? रोटेट होता है। यही यही क्या है? साइंस। ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जो साइंटिफिकली आपके क्या किए गए हो? प्रूव किए गए हो। जहां के कुछ क्या रूल रेगुलेशन, ठीक है, जैसे कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट है एक हमारा। तो आज भी कुछ घर में ऐसे कि रूढ़िवादिता की प्रथा चल रही है ना, कि लड़की ऐसे नहीं पहनेगी, लड़का ऐसे करेगा, लड़की ऐसे नहीं कर सकती। ये सब क्या है? ये क्या है? हमारे उनके यहाँ के प्रिंसिपल हो गए। तो जो प्रिंसिपल है, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम टू टाइम, ये वेरी करता है। पहले के समय में क्या था? कुछ और हमारे रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल थे। आज के समय में क्या हो गया है? चेंज हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है, जैसे लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे चीजें क्या हो गई हैं? बदल रही। उसका मेन, अब पहले क्या था? लड़की नहीं पढ़ रही थी, कम पढ़ रही थी। आज के डेट में क्या है? लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़। कोई भी पेपर है, कौन टॉप कर रहा है? बात समझ में कि नहीं? जिसको हम लोग ने क्या नाम दिया? वुमेन एम्पावरमेंट का एड चलने लगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमको क्या ध्यान में रखना है? अब हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया। ऐसा क्यों? अब लोग कहते हैं ना, दोनों लोग कमाओगे तभी पेट भर पाएगा, है ना। एक लोग की कमाई से क्या है? पेट नहीं भर पाएगा, है ना। क्यों? महंगाई भी क्या हो गई है। तो यहां पर ये बात नहीं है कि वुमेन इंपावरमेंट का, यहां पर बात क्या है? महंगाई बढ़ गई है ना, घर चलाना क्या हो गया है? टफ हो गया है। तो क्या कर दिया गया? वुमेन्स इंपावरमेंट का नाम देके इसको महिलाओं को भी बोला गया, आओ बेटा तुम भी बहुत घर में बैठ लियो, काम करो, है कि नहीं। तो ध्यान रखोगे, उसी तरह हमारे यहाँ प्रिंसिपल है अकाउंट का। हमको अकाउंट्स के रूल रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, वो जो भी चीजें हैं जिनके थ्रू हमको अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, उसको क्या नाम दिया गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ध्यान रखोगे आप, कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर डेबिट है तो डेबिट का क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर डेबिट नहीं है तो क्रेडिट नहीं है। आपको जैसे पता है, सारे नॉमिनल अकाउंट क्या है? बंद हो गए, ट्रांसफर कहां होंगे? पीएल। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी पे आपको चलना है। ठीक है, तो ध्यान, क्योंकि अगर आप उस पर नहीं चलोगे तो हमारा अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिजल्ट रिप्रेजेंट करेगा वो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ये सब बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन, इसकी एक अलग क्लास रहेगी, अभी यहां पर थोड़ा थोड़ा बात है। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे, ये क्या करता है? हमको एक वे प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमको कैसे अकाउंटिंग करनी है, कैसे अपने अकाउंटिंग बॉडीज के रूल रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, जिससे कि उन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सके जिन ऑब्जेक्ट के लिए ये किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। देखो, यहां पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानोगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? गोइंग मीन्स, गोइंग मीन्स चलना, चलते रहना है। ठीक है, जैसे मेरी कोचिंग है, आज के डेट में मैं पढ़ा रहा हूं, आने वाले समय में क्या मैं इसको बंद कर दूंगा? मैं तो ये मान के चल रहा हूं ना, मैं टीचर, बहुत बड़ा टीचर बनने का कोशिश कर रहा हूं, मैं भी बहुत बड़ा यूट्यूबर, है ना। तो क्या है वो? ये इसका मतलब क्या हो गया? मैं क्या फॉलो कर रहा हूं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे ध्यान रखो, इस सेशन में जो हमारे एडमिशन थे वो कम थे ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में इतने ज्यादा एडमिशन हो गए कि उसने क्या कर लिया? उसको सेटअप कर लिया, है ना। अदरवाइज मैं भी सोचा था ऐसा, टीचिंग उचिंग बंद कर लेते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, है ना। अब मान लो अगर मैं बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, सीए इंटर, सीए में इंटर किया तो काहे किया? यहां बैठ के चार बच्चा पढ़ा लेंगे तो किया नहीं। ठीक है, बट ध्यान रखो, ऑनलाइन एडमिशन इस बार क्या हो गया? बहुत ही बल्क में इतना ज्यादा हो गया कि उसने क्या कर लिया? हमारे इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार जिंदा कर दिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखो कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो क्या बताता है कि जो हमारी बिजनेस इंटिटी है उसका ड्यूरेशन क्या होगा? अनलिमिटेड पीरियड होगा या बहुत लॉन्ग टाइम पर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, एज पर कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू। ये बिजनेस क्या होगा? कंटिन्यू होगा। ठीक है, टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर।
है ना, आने वाले एक लंबे समय तक। ठीक है, ध्यान रखोगे, द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑन दिस एजम्पशन द बिजनेस इज कंटिन्यूइंग इंटरप्राइज। तो जब हम लोग कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो ये मान कर करते हैं कि बिजनेस मेरा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और हमारी इंटरप्राइजेस आने वाले समय में और ग्रोथ करेगी। अगर आप देखो हल्दीराम को, हल्दीराम क्या था, एक 14 साल का बालक था, उसका शादी बहुत जल्दी हो गया था, है ना, उसने अपनी बीवी के लिए पूरा घर छोड़ दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो कुछ बात तो हो गया, मतभेद हो गया, तो उसके घर वाले क्या बोले, तुमको किसके साथ रहना है, बहुत घर साल वालों के साथ, आप क्या किसके साथ रहेंगे, है ना। तो क्या किया वो, अपने सर पर देखो जो चिप्स बेची जाती है, वही चिप्स लेके वो बेचता था रोडों पर। फिर क्या हुआ, बंगाल में एक जगह, कोई जगह थी, वहां पर उसके फ्रेंड की शादी थी, लड़की की शादी थी, तो उसने उसको निमंत्रण दिया था और आना कंपलसरी था। तो वो सोचा कि मैं क्या लेके जाऊं वहां पर। तो उसकी वाइफ ने क्या किया, वो जैसे आप कढ़ी चावल खाते हो तो उसमें सेव एक झाड़ी जाती है बेसन की, तो उसकी वाइफ ने क्या कि किसी में मिर्च मिला दिया, है ना, किसी में जीरा मिला दिया, किसी में, है ना, अलग अलग फ्लेवर दिए। वहां के लोग उसको खाए, और जब वहां के लोग खाए तो उनको क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा। और आज एक हल्दीराम एक ऐसा ब्रांड है कि कौन नहीं जानता उसको, और 5 लाख रुपए तक की नमकीन है उसमें। बात समझ में आ रही नहीं? तो क्या हो गया, अगर वो सोचता कि मैं वहीं से खत्म हो जाऊं तो आज वो इतना बड़ा ब्रांड बनता नहीं बनता। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो चला और क्या हो गया, आज एक नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है। बात समझ में आ रही नहीं? फिर अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आप पढ़ते हो कि नहीं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट, नंबर 1 करेंट, नंबर 2 नॉन करेंट। ठीक है, तो करेंट, इसका क्लासिफिकेशन जो एसेट्स का होता है इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, बिहाफ ऑफ दिस एजम्पशन। और डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज करते हो, है ना, एसेट्स की वैल्यू मींस ओरिजिनल वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऑन दिस एसेट विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू को रेफर नहीं करते, हम कौन सी वैल्यू को रेफर करते हैं, बुक वैल्यू को। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस एक्सपेंस, है ना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड कैश बेस एंड अक्रूवल बेस, दो होता कि नहीं होता। अगर हम कैश बेस पर फॉलो करें तो नहीं काम हो सकता, अक्रूवल फॉलो करेंगे तब भी नहीं काम होगा, हम क्या फॉलो करते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे इन सभी खर्चों का भी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन होता है इसी एजम्पशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू, ये सब किस बेस पर होता है, किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बेटा देखो तुम्हारे बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी, टाटा ग्रुप है ना, टाटा जी का डेथ हो गया, है ना, तो ध्यान रखोगे क्या टाटा कंपनी बंद हो जाएगी, क्या नहीं, लेकिन बाजार में उथल पुथल हुई, है ना, तो थोड़ी उथल पुथल के बाद क्या मार्केट अपने अकॉर्डिंग अपने आप को सिचुएट कर लेगा। ठीक है ना, तो हमको यहां पर ध्यान रखना है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को ये बात बता दी हमारा बिजनेस का जो ड्यूरेशन होगा बहुत लॉन्ग रहेगा। ठीक है, आपके पेपर में यहां से एक थ्योरी का क्वेश्चन 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर दूसरे में आ जाते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, अगर मैं एक दिन तुमको पढ़ाऊं, जैसे हम लोग का क्लास एक पिछले 1 हफ्ते से डिस्टर्ब रहा है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता डिस्टर्ब रहा है, तो अब मान लो तुमने पैसा जमा कर दिया है, तो तुमको भी लगेगा ना, देखो इनका ये अब हो गया है, अब ये भी मनचला टाइप का हो गया है ना, पहले लगता था कि नहीं पढ़ाता है ना। तो अगर मैं सही से आपको एजुकेट नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक समय के बाद विश्वास क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और वही बिजनेस के विनाश का कारण होता है। तो हमको अपने काम के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को कंप्लीट करते हुए रन करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर इस बात को नहीं समझेगा ना उसको प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ कौन एडमिट है, कौन सीरियस है ना, हमारा क्या है ना, दिस दैट, ये सारी बात वो नहीं समझेगा। ठीक है, हमको इसीलिए क्या करना पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट को बताता है आप क्या रहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहो, और कंसिस्टेंसी ही आपको किसके काबिल बनाएगी, एक लीडिंग ब्रांड बनाने की काबिलियत रखेगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड, ठीक है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट। जो मेथड आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया है उसको क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ध्यान रखोगे फॉर 1 ईयर टू अनदर, केवल ये 1 साल नहीं, आने वाले अगले सालों में। ध्यान रखो जैसे डिप्रिसिएशन के मेथड है कि नहीं, एसएलएम मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, एन्युटी मेथड है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। ठीक है,
तो ध्यान रखोगे डेप्रिसिएशन के जो मेथड है, ऐसा नहीं कि 6 महीने एसएलएम फॉलो किए, 6 महीने रिटन डाउन वैल्यू फॉलो किए, तब तो हमारा डेप्रिसिएशन बदल जाएगा, मेथड बदल जाएंगे। इससे क्या होगा, अकाउंटेंट आएगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। वो कहेगा तुमने अकाउंटिंग किया बेटा, खिचड़ी पका दिया है। जैसे मैं एक बैंक की ऑडिट कर रहा था, इलाहाबाद बैंक की ऑडिट कर रहा था बहराइच में। वहां पर हमको एक बैंक मैनेजर ऐसा मिला कि जिसने क्या किया, छुट्टी के दिन का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया था। बोला इस दिन तो दशहरा था, इस दिन संडे था, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगा था। उसने टोटल 246 डेज के ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे। तो उसको डांटे मेरे सर, बहुत समझाए, हम लोग भी समझाए कि ऐसा नहीं होता है ना। एसेट्स अगर आप आ गई एक बार, यूज हो गई, उसके बाद आप पुट टू यूज करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, है ना। जैसे पंखा में एक दिन चला लिया, अब वो यूज हो गया, अब उसको मैं साल भर ना चलाऊं, ठंडी में थोड़ी फैन कोई चलाता है, रेयर केस में फैन चलाता है ना। ऐसे जाहिल टाइप के लोग फैन चलाते हैं, है ना। तो ध्यान रखोगे यहां पर क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज करो, 6 महीने ठंडी है तो पंख फैन नहीं चला। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात, आप पढ़े हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री, जिसमें हम लोग बात करते हैं AS2 की। AS2 हमको बताता है, AS2 बताता क्या है कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर इज लोअर पर होता है, ठीक है। बट इसके साथ साथ आप पढ़े फीफो, मीफो, इफो, लिफो, मैंने आपको मेथड पढ़ा रखे, तो उसमें से अगर आप कोई भी मेथड एक बार अडॉप्ट कर लियो, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो वही सारी बात है। इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द पीएल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड एंड ड्रू इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट को जब कंपेयर करना होगा पीएल और बैलेंस शीट को अलग अलग पीरियड का, तो उसको क्या करना पड़ेगा। अब मान लो मैंने एक साल एसएलएम मेथड से डेप्थ लगाया, अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू, तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरेटिव जो स्टडी निकलेगी वो आपकी सुटेबल नहीं होगी। वाई नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बेटा? क्योंकि आपने मेथड चेंज कर दिया। ये खाना बनाने में बहुत अच्छी है, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, दोनों कंपेयर हो सकता क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर सिमिलर नेचर की क्वांटिटी या क्वालिटी। बात समझ में आ रही नहीं? आगे देखोगे, if a firm adopt different accounting principle in the two accounting period, the profit of current period will not be comparable with the profit of the preceding year, ठीक है। तो वही बात हो गई, अगर आपने मेथड चेंज कर दिया तो आपका जो प्रॉफिट कंपेरेबल नहीं हो सकता। इसीलिए इन्हीं सब डिफिकल्टीज की वजह से आप क्या पढ़ते हो, एएस, ठीक है। एएस क्यों आया? हर आदमी की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग अलग है। हम इंडिया में इंडियन पॉलिसी लगाए, आप ऑस्ट्रेलिया में है ना, आप इंग्लैंड में, जहां जहां अलग होगा। तो हमने क्या किया, इसीलिए आईएसआई ने, सॉरी आईएसआई कह रहा हूं, आईसीएआई ने क्या किया, एएस लॉन्च किया। क्यों भैया? जिससे कि अकाउंटेबिलिटी हो, सिमिलर नेचर सब फॉलो करें। अगर मैं AS1 फॉलो करूंगा, ये भी AS1 फॉलो करेगा, ये भी सब फॉलो करेंगे, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली कंपेरेबल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो कि इसीलिए हम लोग क्या किए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, जिससे कि बार बार मेथड जो अडॉप्ट किए अकाउंटिंग पॉलिसी प्रिंसिपल कंसेप्ट की, वो चेंज नहीं। अच्छा देखो, एग्जाम्पल से लेके नोट तक का। अच्छा ध्यान रखना, ये इस बार जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस उसमें नया आया है, ठीक है, तो यहां सवाल बनेगा, ठीक है। और ये सब एएस के मैटर है ना। तो ये कोई जो प्रोफेशनल पर्सन रहेगा उन्हीं द्वारा आपको बहुत कायदे से गाइड किया जाएगा, तभी आपका क्लियरेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखोगे आप यहां पर, देखो मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन मैंने एसएलएम डब्ल्यूडीबी लिखा है कि नहीं, फर्म फॉलो करते हैं इसको रेगुलर बेस पर। लेकिन अगर इसको चेंज कर रहा है तो प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, मेथड चेंज। भैया एसएलएम में डिप्रिसिएशन हर साल कांस्टेंट रहता है, बट रिटन डाउन वैल्यू क्या होता है, हर साल कम होता जाता है। शुरू समझ में जाता है, बाद में कम, है ना। तो ध्यान रखना है हमको। वैल्यूएशन स्टॉक में फीफो, लिफो, मीफो, हिफो सब बहुत सारे AS2, ठीक है ना। तो जो आप एक बार एडाप्ट कर लोगे, आप उसमें चेंज नहीं करोगे, ठीक। बट आप नोट पढ़ेंगे, पढ़िए नोट को। अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल एंड इंप्रूव्ड टेक्निक, है ना। अकाउंटिंग क्या हो गई आपकी, फ्लेक्सिबल नहीं है, और आपको अपनी टेक्निक को इंप्रूव करना है। अब अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज्ड, ठीक है ना, इंप्रूव करना है, आप वहां पर अकाउंटिंग यूज नहीं कर रहे हो। एज सच इफ द अकाउंटेंट फील दैट, अब देखो तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी कमजोर पड़ रही है और तुम ऐसा एज्यूम कर रहे हो हमको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को क्या करना चाहिए, और हाई लेवल का लेना चाहिए, है ना। ऐसे सिचुएशन में अकाउंटेंट के पास ये
क्या है, राइट्स है कि चेंज कर सकता है पर्टिकुलर मेथड में या पॉलिसी में, will lead to the better disclosure of profit and financial position of the business. The change method may be adopted. ठीक है, ऐसे केस में चेंज कर सकता है जिससे कि आप अच्छे मेथड, अच्छे पीएल और एक अच्छे रिजल्ट को या अपने एक बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करो। ठीक है, however the nature and effect of the change of the method and justification for the change must be stated क्लियरली बाय वे ऑफ फुटनोट। अब इस बात को क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहां पर डिस्क्लोज करोगे आप, फुटनोट में। व्हाट इज मीन बाय फुटनोट, बैलेंस शीट के नीचे जितना भी चीज आप नोट डाल के 1 2 3 4 लिख दोगे, दैट इज कॉल्ड फुटनोट। जैसे मैंने इसको लिख दिया, ये क्या है आपका फुटनोट है, उसके नीचे लिखा हो। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इनेबल टू यूजर ऑफ एफएस मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी अवेयर ऑफ द चेंज। ऐसा क्यों, जिससे कि जब अकाउंटिंग शीट को चेक करे वो भी अवेयर हो कि दिस टाइप की चेंज आपने एडॉप्ट कर रखी। बात समझ में आ रही है आपको, यहां तक कोई समस्या है आप बता सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड में आ जाओगे, आप पढ़ोगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट। व्हाट इज मीन बाय अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बड़ा ज्यादा लिखा है। अच्छा ध्यान रखो, जितनी बार लिखे इतनी बात आप लिख दो पेपर में, ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ठीक है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीएमए फाउंडेशन हो, इंटर में भी सेम चीज है बेसिक में, है ना। फिर बीकॉम में इसी को उठा के अडॉप्ट कर लिया है ना, सिलेबस ऐसा बना दिया कि इस बार जो आप प्रोफेशनल पेपर से भी कंपेयर कर लो। ठीक, अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट अप्लाई इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये कहां अप्लाई होता है, बराबर बराबर रेवेन्यू, है ना। यही बताता है ना कि रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंस या एक्सपेंस इज इक्वल टू रेवेन्यू, लेकिन हमेशा बराबर तो होता नहीं है। तो जितने बराबर नहीं होता, अगर डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तभी तो प्रॉफिट होता है, तुम लोग पढ़े होगे। ठीक है, तो ध्यान रखो कि बराबर करने में जितनी गैपिंग होती है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो देखोगे इन अक्रूवल कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड। जैसे आपने बेचा अक्रूवल में, वैसे ही क्या कर दे रहे हो आप, रिकॉर्ड कर दोगे, आप मेरे पास पैसा आ जाएगा, अब मैं खुश हो गया। ठीक, बट ध्यान रखोगे और सर्विस आर रिकॉर्डेड। अब देखोगे आप जब बेच सेल कर रहे हो किसको, गुड्स को या सर्विस को, तो आप बुक कर दोगे कि पैसा मेरे पास आएगा। एंड इट इज इमैटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। और इस बात की आप परवाह नहीं करोगे कि आपको पैसा कैश में मिला है या पैसा कैश में नहीं मिला है। बात समझ में आ रही है आपको, आगे देखोगे इट प्रोवाइड्स मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस एज कंपेयर टू कैश बेसिस। ये क्या भैया, देखो मैक्सिमम बिजनेस जो हमारा होता है वो किस बेस पर होता है, क्रेडिट पर होता है, कैश पर नहीं होता। हमेशा बिजनेस कैसे होता है, क्रेडिट पर होता है। कोई आदमी नहीं सोचा अगर आज के डेट में क्रेडिट पे बिजनेस ना हो तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतने महंगे महंगे फोन कोई खरीदेगा क्या, नहीं। तब कुछ ही 1% लोग तब खरीद पाएंगे। अभी तुम लोग का छोटा जॉब लगेगा, आईफोन लेके टहलने लगती हो, है कि नहीं है। लड़का नहीं खरीदेगा लेकिन लड़कियां जरूर खरीदेंगे भाई साहब। परफेक्शन, है ना, परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन। ठीक है, और एमएनसी में अगर आप काम करोगे तो मस्ट है। ठीक है ना, सिंसियरिटी अपने अंदर लेके आइए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। तो कह रहा कैश बेस पर जो है वो क्या है आपका, देखो कैश में ट्रांजैक्शन कम हो गई इन कंपैरिजन टू क्रेडिट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है ये क्या करता है, आपको मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिजनेस में इज कंपेयर टू कैश बेस। क्योंकि देखो कैश बेस को केवल कौन अपना, डॉक्टर है, बोले भैया आज देख लो कल फीस देंगे, है ना। अब उसको पता चले तुम ठीक हो जाओगे तो पैसा कहां लेके आओगे, है ना। तो ध्यान रखोगे, वो लॉयर है, का केस जितवा दो तुम पैसा देंगे, उसको पता है ना जीत जाओगे तो हम ही मारोगे तुम, है ना। तो क्या करेगा वो, छोड़ देता है, नहीं भाई। वहां पर कैश बेस्ड, जहां जितने भी प्रोफेशनल नेचर की चीजें हैं वहां पर आप कैश बेस्ड, बट जितने भी बिजनेस है वहां पर कैश एंड क्रेडिट दोनों रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन दी अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू वेदर कैश पेड और देम और नॉट। अगर आपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए पैसा खर्च दिया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ या नहीं, दैट इज इमैटेरियल। ठीक है, फिर टू ascertain true profit and loss for the accounting period and show the true financial position of the enterprises at the end of the accounting period, all expense and income relating to the accounting period are rendered
whether actual cash has been paid or received or not। ये बड़ी लंबी लाइन है, इसको आप ध्यान से देखोगे। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर आपको सही प्रॉफिट लॉस अकाउंटिंग पीरियड का असर्टेन करना है और सही फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करना है, कब? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो जितने भी एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड अकाउंटिंग पीरियड से रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो एक्चुअल में कैश पे कर दिए गए हो, चाहे आपको इनकम रिसीव हो गई हो या ना। बात समझ में आ रही नहीं? ये बात कौन कहता है? ये क्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है। अगर आप ध्यान दो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है ना, होता कि नहीं? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता कि नहीं होता है? क्या करते हम लोग उसको रिकॉर्ड करते कि नहीं? क्यों? पहले से ये अपना देव, मुझे देखो इसकी, है ना, इसका मुंह देख के लोग डर जा रहे हैं। आया ये 5 लाख का सामान ले गया, ठीक है, अब इससे मान लो प्रिंस की दुकान है, प्रिंस से कहा भाई पैसा दे दो, खा पैसा चाहिए, अभी तुमको बताते हैं हम। 5 लाख क्या हो गया? 2.5 लाख भेज दिया, कहा दोबारा मत आना। 2.5 लाख डूब गया ना, क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। ये बात कौन बता रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, इसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को अपडेट करनी है, चाहे आप पेमेंट किए हो चाहे ना, आपको लग रहा है आप उसको अपडेट करो, ठीक है। बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे, इसको पढ़िए, बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट। एक बार पहले पढ़ लो, नोट्स अभी हम पीडीएफ सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए आप? बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैं एक अलग पर्सन, मेरा बिजनेस, जैसे घर वाले कहते तुम्हारी कोचिंग नहीं, तुम्हारी बीबी हो गई हो, उसको छोड़ के तुम आते ही नहीं हो घर पर। बात समझ में आ रही नहीं? तो उसी तरह यहां पर क्या करें, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट। बिजनेस एक अलग यूनिट है। मैं गया, अपने घर का फर्नीचर खरीदा और अपने बिजनेस के खाते में डेबिट कर दिया, पीएल में डेबिट कर दिए या बैलेंस शीट में डाल दिए, वो तो मेरा ड्रॉइंग्स रहा ना भाई, पर्सनल एक्सपेंस है ना। अपनी इनकम पर मैंने इनकम टैक्स पे किया, वो मेरा क्या है? पर्सनल खर्चा है ना। बट मैंने क्या किया? पीएल में डेबिट कर दिया। ऐसा क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता। वाई? इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि यहां पर क्या माना गया है? यहां पर ये माना गया कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है, बिजनेस का ओनर एक अलग एंटिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या कह रहा है, ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रेडिटर्स, मैनेजर एंड अदर, ठीक है ना। ये क्या भी है? मैनेजर, ओनर, क्रेडिटर से सबसे अलग है। बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम फंड पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोपराइटर। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उसको फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे, सारे खर्चे क्या हो जाएंगे? वो कहेगा चल सब बिजनेस में डेबिट कर दे, है ना, कुछ नहीं बिना सर। लेकिन आपको उन खर्चों का डिडक्शन नहीं मिल सकता है, मतलब वो पीएल में आप डेबिट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो क्या है? आपके पर्सनल है, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। द प्रोपराइटर इज ट्रीट, अब देखो आपने पैसा लगाया, जैसे कई लोग आते हैं वो बोलते हैं कि कैपिटल क्या लाइबिलिटी है, तो कैपिटल आपको पता ही नहीं पता है। मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ा रहा था, आप एक चीज देखें, बैलेंस शीट में 2 साइड है, ये लाइबिलिटी एसेट्स है। जितना यहां पैसा आता है वही सारा पैसा यहां शो होता है, और जब ये बिजनेस बंद होता है तो ये अपना ओनर लेके चला जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आपके? तो इसीलिए प्रोपराइटर को क्या नाम दिया गया? क्रेडिटर्स नाम दिया गया। प्रोपराइटर को आपने क्या बोला? क्रेडिटर बोला। क्यों? अपना कैपिटल लगाया, बिजनेस बंद होगा तो कैपिटल लेके चला जाएगा। आगे बढ़ो, ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं? इसीलिए बैलेंस शीट को क्या बोलते हो आप? सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोलते हो आप। कैश फ्लो फंड है, भी फंड फ्लो स्टेटमेंट है, बाद में भी तुम लोग पढ़ोगे तो वहां पर ये सब बातें जानोगे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं,
कहां तक, जितनी कैपिटल उसने लगाया है। प्रोप्राइटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है, कितने के लिए, जितना पैसा उसने बिजनेस। अब मान लो मैंने यहाँ 5 लाख रुपए लगा दी अपनी कोचिंग में, अगर मैं अपना बिजनेस बंद करूंगा क्या करूंगा, पूरा पैसा लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, पूरा सामान लेके जाऊंगा, तो जो पैसा मैं सामान में, दैट इज माई कैपिटल। ठीक है, the capital is treated as a liability of the firm because it is assumed that the firm has borrowed fund from its own proprietor। ठीक है, क्योंकि यह माना जाता है कि फर्म ने क्या किया, अपने खुद के प्रोप्राइटर से पैसा बोरो किया है। ठीक है, इट इज फॉर द रीजन दैट वी ऑल्सो अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी वजह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां शो करते हैं, पीएल अकाउंट में। बात समझ, बट जब इनकम टैक्स की बात होती है तो पीएल का डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि पीएल में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि यह माना जाता है कोई आदमी अपने पैसे पर इंटरेस्ट कैसे ले सकता है। रेंट का डिडक्शन नहीं मिलता, अगर अपनी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो तो दूसरी बिल्डिंग में काम करोगे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये माना जाएगा ना भाई आप अपनी बिल्डिंग का रेंट कैसे ले रहे हो। ठीक है, पढ़ो फिर, एंड ट्रीटेड इट एज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हो, बिजनेस का खर्चा ट्रीट करते हो, क्योंकि मालिक को ये मानते हो देना पड़ता है इतना, अगर हमारी कैपिटल ना होती। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है, प्रॉफिट को डिक्रीज करता है। भाई आप खर्चा मान लिए ना, तो पीएल में डेबिट हुआ, जितना डेबिट होगा उतना आपका इनकम कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रोप्राइटर विथड्रॉल द अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, है ना, ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल इसमें 2 है, ध्यान रखिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहा है, प्रॉफिट को कम कर रहा है, लेकिन कैपिटल को क्या कर रहा है, क्यों भैया, यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठ के क्या होता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो प्रॉफिट को कम करके कैपिटल को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, लगभग नो इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट तो पड़ा बट लगभग पीएल पर इंपैक्ट पड़ा कि भैया प्रॉफिट कम हो गया बट कैपिटल उतने से बढ़ गई, तो एक्चुअल में पूरा ऑल ओवर नॉट इफेक्टेड। ठीक, लेकिन अगर आप करेंट और फिक्स का देखोगे तब पड़ता है। इफ प्रोप्राइटर विथड्रॉल अमाउंट फॉर इज पर्सनल यूज, तो कैपिटल कम हो जाती है, कैपिटल में से लेस करते हो, ड्राइंग ट्रीट करते हो उसको, और कैश डिक्रीज होता है क्योंकि तुमने क्या किया, कैश निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, और इसको आप क्या ट्रीट करते हो, खर्चा। बात समझ में आ रहा है आपके, ये सब बातें हैं। ठीक है, अब आप लोग पढ़िए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसी को पढ़ना था हम लोग को, पढ़ लो आप इसको। हो गया, सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही हमारा, है ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा माप की अवधारणा। हिंदी तो बड़ी टफ है भाई। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर इवेंट आर रिकॉर्डेड। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनका मेजरमेंट आप किस फॉर्म में कर सकते हो, मनी के फॉर्म में कर सकते हो। रामू काका हमारे यहाँ काम करते थे, रामू काका एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे हमारे लिए, बट क्या हो गया, उनका इंतकाल हो गया, टाइफus हो गए, है ना। बट अब उस तरह का आदमी हमको मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। पुराने लोग बहुत ईमानदार थे, आज के लोग बेईमान हैं। बात समझ में आ रही नहीं, जैसे IMF वर्ल्ड बैंक है, वहां पर इंडियन के लोगों को क्यों प्रेसिडेंट टाइप का नहीं बनाया जाता। पहली बात तो आपने फंड उतना नहीं लगा रखा, और दूसरी बात आपको बना देंगे तो आपके ब्लड में क्या है, ईमानदारी तो इतनी है कि राष्ट्रपति भवन भेज दो तुम। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उन्हीं चीजों को आप रिकॉर्ड करोगे जिनको आप किसमें मेजर कर लेते हो, मनी के फॉर्म में। ठीक है, बीइंग एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। ठीक, ध्यान रखो, तुम्हारी मम्मी तुम यहां से गांव जाओगे तो दुलारती हैं, पुचकारती हैं, 3-4 दिन खूब बढ़िया बढ़िया खाना बना देती हैं, क्या उसका पैसा लेती हैं। फिर आ जाओगे 4 दिन बाद, लगे दे साला कहां आ गया मैं,
घर पर था, इतना बढ़िया बना बनाया मिल रहा था, चलो फिर इलाहाबाद इसकी ऐसी की तैसी, है कि नहीं? बट तुमको ये नहीं पता कि भैया असली सुख वहीं है, इलाहाबाद में ही है। यहाँ रहोगे ना तो आदी पड़ जाओगे सुख के। क्यों भाई? देव से पूछो, बेचारा दीपावली भी घर नहीं गया 1 हफ्ते की छुट्टी में, है कि नहीं? क्यों यहाँ पर है कि 50 लाख का कम से कम पैकेज चाहिए इसको, 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, है ना भाई? अच्छा है भाई, उसके लिए मेहनत कर रहा है कि नहीं? सुबह बेचारा उठ जाता है, दिन भर इधर से उधर टहलता था, फिर 8 बजे आके कोचिंग करा उधर, मैथ की क्लास कराया आशीष सर से, है कि नहीं? तो बेचारा एकदम लगा हुआ है, ठीक है? फिर अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग क्या नहीं रिकॉर्ड करता है क्वेरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर। फाइटिंग हो रही है तेरी ऐसी की तैसी, है ना? उसको उठा के पड़ेगा, मान लो ये क्या करे, उसका बाल नोच दिए, उसका बाल नोच दिया, है ना? अभी जैसे वो बोला मैं तुझको अभी ऐसे कर दूंगा, है ना? है ना? तो ये क्या है? फाइटिंग है ना? अब जैसे मान लो ये दोनों एक ऑफिस में काम करें, वो सीएमए है, ये सीए है ना? वो मान लो सीएमए कर रही तो ये मान लो सीए करी। सुबह जैसे सीए सीएमए वाले आपस में एक दूसरे से खिन खाते, पता ही नहीं, झगड़ा करते। अब सुबह सुबह ही कहे ऐसा है, अपना शकल मत दिखाया करो, सुबह सुबह देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। कह सकती हो तुम, कुछ भी कह सकते हो, बदतमीज हो ना, नालायक कहीं। ठीक है, अब ध्यान रखो भाई, क्या हो गया? झगड़ा हो गया, बट इस झगड़े का इंपैक्ट पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब भाई मैंने सारे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, है ना? उस दौरान आपका प्रोडक्शन सस्पेंड हुआ, काम नहीं हो रहा था ना, तो आपको प्रोडक्शन नहीं हुआ, जीरो हो गया। ऐसे केस में क्या हो गया? बिजनेस का लॉस हो गया। तो अगर आप देखो मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं था, बट इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसका भी इंपैक्ट पड़ता है आजकल। इसीलिए क्या किया गया है, एक रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट अलग ला दी गई। वो आएगा तुम्हारा, बताएगा भैया, है ना? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। जैसे अगर मान लो तुम बिग बाजार गए हो या पेंटालूस या इस तरह के कहीं पर भी गए हो, तो वहां पर अगर तुमसे कोई बदतमीज बात है, तुम कंप्लेन कर दो, उसको बिना सोचे समझे हटा देंगे वहां, डिसमिस। और लड़कियां इस बात का बहुत फायदा उठाती हैं। आपने कैसे बोला? मैं उस दिन गया था वहां बिग बाजार के सामने में, मोमोज लगाते ना, मोमोज खा रहा था, तो उस मोमोज वाले ने एक लड़की बीच में स्कूटी लगा, कहा दीदी आप इधर लगा, तो कहा है तुम नेपाल का है और हमारे इंडिया में आके हमको बता रहा है गाड़ी कहाँ लगानी है। गई वो एकदम बीच में लगा दी गाड़ी। आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, केवल आप अपने फायदे का काम नहीं करोगे, आप क्या करोगे? समाज, सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब समाज के भी फायदे की बात करें, ठीक है? तो बेचारा कुछ बोला नहीं, सही पता चला मैं नेपाल का हूं भैया, हमको यहाँ पर पीट देंगे, रिफ्यूजी टाइप का करा के, है ना? तो क्या बेचारा कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है दीदी आप यहीं खड़ी करो, ठीक। तो ध्यान रखोगे वही बात, क्या था ये? झगड़ा है किसके बीच? प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर में, बट ये रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि स्ट्राइक है ना? इट डज नॉट रिवाइल दैट द कंपटीटर हैज प्लेस अ बेटर प्रोडक्शन इन मार्केट, ठीक है ना? तो ये सब क्या है भैया? आपको लॉस होगा, स्ट्राइक। लेकिन क्या है, स्ट्राइक का मेजरमेंट आप कर, जो लॉस उसका मेजरमेंट आप करते हो ना, बट उसका तो कर नहीं सकते हो जहां पर लोग बैठे हैं हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, है ना? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट केवल आपको इसी बात को फील कराता है, बताता है कि भाई जिन चीजों को आप मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लोगे या उसके वैल्यू में क्या कर लेंगे, आप मेजर कर लेंगे, उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी इमोशनल भाई भाई का हिसाब एक तरफ, पाई पाई का एक तरफ, यहां पर आपको बिजनेस माइंड होके काम करना है। ये नहीं मेरा फलानवा क्या है, भाई है भतीजा है, तो मैं क्या करूं उसके लिए लिबरल हो जाऊं, ठीक है? इमोशनल रिलेशन को आप यहां पर हटा के रेशनल डिसीजन को आप यहां पर प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखोगे इमोशन लेस होना पड़ता है आपको बिजनेस के लिए। बड़ी बड़ी मूवी में आप देखते हैं ना, वो अपने भाई के लिए समय नहीं दे पा रहा है ना, अपने घर के लिए समय नहीं दे पा रहे, तो भैया अगर वो समय देगा, अब क्या करेगा? मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक बार कंपटीशन में आने में समय लगता है और जाने में समय, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा आपके कंपटीटर इन्वॉल्व में बैठे हुए, ठीक। करेक्ट से देखो, these facts or happening cannot be expressed in money term and thus are not recorded in the books। तो ये सब क्या भैया, आप मनी के फॉर्म में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसीलिए इसको आप बुक में रिकॉर्ड। बुक मींस कौन सी बुक? अपनी किताब में मत रिकॉर्ड करने लगा, बुक मींस फाइनेंशियल बुक या बुक्स ऑफ अकाउंट की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। फॉलोइंग आर नॉट रिकॉर्ड इन दी बुक्स। अब देखो क्या क्या चीजें रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना? मैनेजमेंट की क्वालिटी, देव क्या है, जैसे अपने वर्क के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते क्या? नहीं।
और वो जो पीछे लड़का बैठा है महा बेशरम टाइप का लड़का है, ये सुबह से आ जाएगा, एक अच्छा नहीं इसको पढ़ना ना पढ़ना, भी तुमसे बात करेगा 4 घंटा, फिर तुमसे बात करेगा, फिर कोई और लड़की मिल जाएगी बात करेगा, ठीक है ना, सवाल लगाना नहीं इसको, मॉडल पेपर नहीं लगाना, फिर तुम लोग के साथ जाएगा उधर खाना खाएगा, फिर समोसा खाएगा, है ना, टिफिन लाएगा खाएगा, फिर शाम हो जाएगी, आधा घंटा पड़ेगा, फिर क्या है टाइम टाइम फिर इसको मैंने 100 बार बोला बेटा वहां से आते हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, विश्वास खराब हो गया ना माँ बाप तुमको अकेले जाने नहीं देंगे, ध्यान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उन लोग के लड़की छोड़ो लड़के को भी पापा आते छोड़ने, जा बेटा फिर मैं भी लेने आ रहा हूं, क्योंकि क्या है वो विश्वास खो चुके हैं, अब विश्वास बनने में बड़ा समय लगता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इमेज ऑफ इंटरप्राइजेस अमंग पीपल, अगर आपको चप्पल खरीदना हो रिलैक्सो का आंख बंद कर खरीद लोगे, और हॉलैंड हॉल के सामने वाला खरीदोगे क्या, उसमें खींच खाच मजबूती भी चेक करने लगोगे, बात समझ में आ रही नहीं। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, है ना, कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि ये सब क्या है इमोशन से कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको भी आप चाहो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो लेते रहो, ठीक है ना, पढ़ोगे इसको। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको, बताओगे, अकॉर्डिंग टू दी कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट इज ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired. 2001 में मैंने अपनी जमीन खरीदी, ठीक है ना, ये जमीन मैंने कब खरीदी है, ये जमीन मैंने खरीद रखी है 2001 में, कितने की, 50,000 रुपए की, ठीक है, कॉल कर रहा हूं बेटा, ठीक है यहां तक, बट प्रेजेंट टाइम में अभी इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए, बट मैंने इसको 2001 में परचेज किया 50,000 में ना, तो मैं इसका रिकॉर्डिंग किस वैल्यू पर करूंगा, 2001 में जो मैंने एक्चुअल में पेड किया है, ना कि मार्केट वैल्यू जो कि करेंटली है। ऐसा क्यों, ऐसे इसलिए कि लोग, अब जैसे मैं अभी स्कूटी लेके आ रहा था तो 2-4 लोग मिले, कहे स्कूटी बुलेट कहां चली गई, मैं कहा बुलेट चली गई दहेज में हमारे, स्कूटी उधर से मिल गई है, बात समझ में आ रही नहीं, समस्या कहां है भैया, समस्या ये है आप दिखा रहे हो ना आपका फाइनेंशियल पोजीशन बेटर नहीं है, बट एक्चुअल में क्या है वो बहुत बेटर है, 1 करोड़ और 50,000 में अंतर नहीं है ना, 99,50,000 का अंतर है, सोचो इतना पैसा दिख नहीं रहा बट तुम्हारे पास क्या है, और तो सोचो तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन सबको क्या दिख रहा है, बेकार, बट है क्या बहुत साउंडनेस है ना, बहुत ही मजबूत पोजीशन पर हो तुम, ठीक है, इसको ध्यान रखो। तो लोग खुश होते हैं क्यों, आप फटा पहनो बहुत खुश रहेगा, भाई सामने वाला देख बेवकूफ लग रहा है ना, तो उनको क्या करो उसी में खुश रखो, बात समझ गई कि हाँ भैया तुमको लग रहा है मैं बेवकूफ हूं, हाँ मैं बेवकूफ हूं, बात समझ में आ रही नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात से, आगे देखें, और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, अपने ही लोगों को होता है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे, दिस कॉस्ट बिकॉज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स, ठीक है ना, तो ध्यान रखो कि केवल एक के लिए नहीं, जितनी भी सब्सटेंशियल एसेट्स हैं आपके सभी चीजों के लिए, ठीक है, कि जितनी भी एसेट्स आप उसको किस पर रिकॉर्ड करोगे, जो आपने एक्चुअल में पेड कर रखा है। Since the acquisition of cost related to the past, it is referred to as historical cost. अब ये पिछले चीजों से रिलेटेड होती है, इसीलिए इसको आपने क्या नाम दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्ट्री, इंडिया न्यूजीलैंड से हार गई सीरीज, हिस्ट्री क्रिएट हो गई है कि नहीं, 25 साल में पहली बार इंडिया 0 से चली गई, फिर दिस कॉस्ट इज टू द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला गया, ये क्या हिस्ट्री क्रिएट कर रही, ठीक है, तो दिस कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी कॉस्ट के बेस पर आप क्या करते हो, एसेट्स का वैल्यूएशन करते हो, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप। देखो इसमें ये क्या आपकी बिल्डिंग है, ये बिजनेस ऑनर है, परचेस करो 1 अप्रैल 2001 से 5 लाख का, प्रेजेंट टाइम में मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, करोड़, अभी वही बात की, आप रिकॉर्डिंग किस पर करोगे, 5 लाख जो एक्चुअल में आप पेड किए हो, है ना, यही आपकी क्या है कॉस्ट प्राइस, या इसी को आप क्या बोलते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है ना। एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है भैया, जितनी भी एसेट्स आप उसको रिकॉर्ड करो किस प्राइस पर,
विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है। अब मैं फ्रिज लेने गया, सर पे लादा, भसड़ गया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको एक गाड़ी करना पड़ेगा, उस पर लादना पड़ेगा, फिर उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात देखो यहां पर बोला गया है, उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब एसेट्स को आप कभी परचेज नहीं करते हो, एसेट्स को एक्वायर करते हो। मैं अगर आप क्लास को 11 क्लास पढ़ा रहा हूं तो वहां पर आपको बताया था, परचेज वर्ड एसेट के लिए, एसेट के लिए क्या है, एक्वायर्ड वर्ड। फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो 15,000 रुपए की मेरी फ्रिज हो गई, 1500 आने में लग गया, तो टोटल फ्रिज हमारी कितने की पड़ गई। अब पहले एसी आती कि नहीं, 50,000 का मैं एसी लाया, 1200 रुपए उसको लगवाने का दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, अब 1200 रुपए उसको, मान लो 1800 रुपए उसको लाने का दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन हो गया कि नहीं, मेकिंग द एसेट्स रेडी टू यूज। ठीक है, जैसे एसी लगेगी क्या करोगे, एमसीबी लगवाओगे ना भाई साहब, बड़ा लंबा एक बाल्टी खरीदोगे, पाइप खरीदोगे, चीजें है ना, तो ध्यान रखोगे इसमें जो भी पैसा खर्च होगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट्स का मतलब केवल एसेट्स की वैल्यू से नहीं है, तो मैंने यहां पर लिखा वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब क्या क्या बेटा, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा आपका, है ना, पहली चीज क्या आ गया इसमें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लगाओ, उसके इंस्टॉलेशन में जो पैसा लगाओ, है ना, या एनी कोई भी खर्चा लगा हो उसको रेडी टू यूज करने में। ठीक है, क्या हो गया, ज्यादा परेशान ना हो बेटा, जिंदगी गाड़ी है ऐसे ही चलती है, कभी सुख कभी दुख, समझ रहे हो ना। फिर क्या गया हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बताएं भाई। अपने आप को इतना मजबूत करो, दो चार लोग अगर पड़े हुए हैं ना तो तुम्हारे ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे उस दिन क्या हो गया, सानवी लेट गई तो तुम लोग लगे रोने, भूत उड़ रहा है ना, तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, देखते हो ना कुछ भी हो जाता है मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है, हाँ, मैं क्या करता हूँ बहुत गुस्सा हो जाऊंगा वो अलग बात, अब गुस्सा ही ले, चार लोग का उधर से कॉल आ रहा है, चार का उधर से आ रहा है ना, इसलिए ठीक है, एक का काम नहीं, देखो ठीक है लेट गया, ठीक है भेजो, बात समझ में आ रही नहीं, तो अपने आप को क्या करिए आप मजबूत बनाइए, नहीं तो आपको लोग क्या करेंगे, रोज रोज घर भागेंगे। आज हमको मम्मी की याद आ रही है, कुछ लड़के जैसे आशीष सर हैं, तो एक एक गाना है, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, तो मैं बीकॉम सेकेंड ईयर का बैच ले रहा था, तो ऐसे ही जैसे पूरा बैच आ जाता है तो एक फेयरवेल टाइप का करता था, उस समय अपने पास क्लास छोटे छोटे थे तो होटल नहीं करते थे, और आशीष सर से मैं वही गाना गवाता था बार बार, क्योंकि गांव के बच्चे आते थे और बलिया के बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास, तो जो रोशन वोशन लोग थे, पूरा रोशन टॉपर ऊपर भी रहा है अपने यहाँ से। अब वो गाना उन्होंने गा दिया, समझ लो सारे बच्चे रोने लगे, जो दूर दूर से इलाहाबाद पढ़ने आए थे वो सब रोने लगे, और वो गाते भी वैसा थे, बात समझ में आ रही नहीं। और देखो जब इमोशन में रहोगे तो रोज घर जाओगे, इमोशन में नहीं रहोगे, हमारा गांव यहाँ 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन मुझको गए गए 3-3 साल हो जाते हैं, 2-2 साल हो जाते हैं, समझ रहे कि नहीं, तुम्हारे घर के पास ही मेरा घर है, उसके पहले ही है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट, है ना, हमने आपको पढ़ा रखा है भैया, डेबिट है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट है तो डेबिट होगा, मुर्गी है तो अंडा है, अंडा है तो मुर्गी है, बट मुर्गी कहां से आई, ये अंडा कहां से आया, पहले कौन है आज तक, ये प्रूफ ध्यान रखना इसको, ठीक है ना। फिर दैट मीन्स वन अकाउंट इज डेबिट देन अनदर इज मस्ट बी क्रेडिट, अगर एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्या होगा, जरूरी है क्रेडिट होगा। ठीक है, हर डेबिट का क्रेडिट, हर क्रेडिट का डेबिट होगा, एक है ना, मानने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान, सुने हो ना गाना, तो ध्यान रखो वही बात है यहाँ पर। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डुअल एंट्री सिस्टम, और इसी प्रिंसिपल को नाम दिया गया डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है ना, दोहरा लेखा प्रणाली हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट द टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसेट्स के दोनों, एसेट्स और लाइबिलिटी के मतलब बैलेंस शीट के दोनों साइड हमेशा बराबर होते हैं। जैसे देखो मैंने इसमें लिखा है और इसमें एसेट सब में इधर लिख दिया, आपको लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या लिखना है, एसेट्स इधर लिखना है, ठीक है ना। फिर लाइबिलिटी, अब मान लो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस किया तब कैपिटल आ जाएगा, एसेट में से कैपिटल माइनस करो लाइबिलिटी आ जाएंगे, और एसेट्स माइनस कैपिटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ये मान लो अभी 2-3 सालों में आया, सीएमए फाउंडेशन पेपर में पहले बार आ गया, तो वहां से मैंने इसको देखा, अदरवाइज ये कहीं पर लिखा
किताबों में था नहीं, ठीक है। ये और ये सही बात है कि अगर एसेट्स कैपिटल लायबिलिटी सब हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यही हमारा डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ये हमको बताता है कि हर चीजों के, हर अकाउंटिंग के क्या है, दो पहलू, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट है, और दूसरा क्रेडिट है तो पहला क्या है, डेबिट, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अच्छा देखो इसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हमारा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट जो भी होता है मेरा अकाउंट को क्या करते हो आप, इक्वलाइज करते हो, तभी आपका बैलेंस बीडी सीडी नेट प्रॉफिट नेट लॉस और सब वैल्यू आते हैं, ठीक है। पढ़िए मैचिंग कॉन्सेप्ट, चलो यहीं पे क्लोज कर देंगे, अगली वाली क्लास में इसके आगे बात किया जाएगा अकाउंट में, ठीक है ना। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मैचिंग होना क्या भैया, डेबिट मतलब बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, नहीं मैच मतलब क्या है, आओ देखते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्ट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, ऑल कॉस्ट विच आर अप्लीकेबल टू बैलेंस रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ठीक है ना। क्या बोला है, अगर आपको सही नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस, अब मान लो, एक मिनट, हाँ यही तक है, यहीं तक मैं लिखा भी, देखो पीएल बना रहे हैं भैया, इधर 5 लाख आ रहा है, इधर 15 लाख आया, इधर अभी कितना कम है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर इसको अपोजिट कर दोगे तो अपोजिट हो जाएगा, इधर नेट लॉस हो जाएगा। इसी को क्या बोलेगा, बैलेंस करना। तो बैलेंस जब आप करते हो जो भी अमाउंट कम होता है वही क्या होता है आपका प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। थ्योरी का टॉपिक है तो बड़ा बोरियस लग रहा होगा तुम लोग को, बट आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए भैया आप। क्या बोला है, ऑल कॉस्ट विच आर अप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। क्या कह रहे भैया, जितनी भी कॉस्ट है जो अप्लीकेबल कहां पर है, टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। अगर मैं दूध पालन किया हूं, गाय पाल रहा हूं, दूध पालन किया हूं, गाय पाल रहा हूं, उससे दूध मिल रहा है, तो दूध से जो पैसा मैं कमाऊंगा तो दूध निकालने में जितना पैसा लगा है उसको माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही नहीं। तो वही बात यहां पर कह रहा है कि अगर रेवेन्यू को रिकवर करने में जितना पैसा लगा है उसको माइनस करो। अकॉर्डिंग फॉर द मैचिंग कॉन्सेप्ट विच रेवेन्यू फर्स्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर द जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज। पहले आप रेवेन्यू को, अब मैं नोट्स बेच के बहुत पैसा कमा रहा हूं, ऑनलाइन कोर्स बेच के पैसा कमा रहा हूं, उस पैसे को मैं ऑनलाइन के सेटअप पर लगाऊंगा ना, ऑफलाइन के सेटअप पर मैं क्या हो रहा हूं, वीक हो रहा हूं। क्यों, बच्चों के अंदर बैठने की कैपेबिलिटी खत्म हो जा रही। अब वो सो रहे ना, अब 10 बजे तक सो हम। आजकल देखो सीए फाउंडेशन सीए फाउंडेशन फेल होने का मेन रीजन क्या है, यही रीजन है ना। जब तक आप बैठ के अपना रिटर्न की कैपेसिटी ना मेंटेन करोगे आप क्लियर पेपर नहीं कर सकते एक बार। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी फेल होने का मेन रीजन क्या है, यही। हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, बैठने की कैपेबिलिटी जनरेट करनी है ना। जैसे आप जिम जाते हैं तो पहले दिन थोड़ी जाके डंबल उठाने लगते हो, उसके लिए क्या कर, पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, दौड़ो। मैच खेलते हो ना, मैच खेलने में थोड़ी ना बल्ला पकड़े चला दिए, 5 ओवर का मैच थोड़ी चल रहा है वहां पर, 50 ओवर खड़े होने में लोगों के पैर टूट जाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं। फिर हाथ को टाइट रखना पड़ेगा, जो गेंद होती है ना भाई साहब, लग गई एक बार ना तो समझ जाओ फिर, ठीक है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले अपने आप को क्या करना है, उस तरह के एटमॉस्फेयर के लिए हमको प्रिपेयर करना है। तो वही बात यहां पर कह रहा है, आपको अगर उस पर्टिकुलर चीज को या बेच के पैसा कमा रहे हो, पहले आप देखो जितना पैसा कमाओ उसमें वो पैसा माइनस। नोट ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस थ्रू नॉट पेड इन कैश आर शोन इन द पीएल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का आप इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, यहां पर
स्विंग करते हो, ठीक है। अगर मान लो देखो, तो इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट के समय आप अक्रूवल को भी फॉलो करते हैं। देखो यहां पर ये बात एक्सपेंस बताई गई है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना होता है, इसमें जो चीज रिकॉर्ड होगी करेंगे, बट प्रीपेड एक्सपेंस जो अगले साल से रिलेटेड इसको माइनस करते हो, आउटस्टैंडिंग जो पेड नहीं है उसको आप ऐड करते हो, इन सभी चीजों को भी आप रिकॉर्ड करते हो। बात समझ में आ रहा है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है भैया? मैचिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग है, ठीक है। मैं एक लास्ट और पढ़ा दे रहा हूं, फिर खत्म हो गया। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट? आपको बहुत ही अच्छे से पता है अकाउंटिंग पीरियड आपका कब से कब तक चल रहा है ना? अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब से कब तक चलता है? हमेशा जनरली कितने महीने का ही? कब से? 1 अप्रैल से लेकर 31, 12 महीने है। बट ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहो आप कैलेंडर ईयर भी कर सकते हो, लेकिन जब आप कंपटीटिव स्टडी करेंगे तो किसको फॉलो करेंगे? फाइनेंशियल ईयर को। एएस में हो किसको फॉलो करोगे? फाइनेंशियल ईयर को। अब एक दूसरी बात, अगर रनिंग बिजनेस है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर हमेशा कितने महीने का होगा? ऑलवेज। लेकिन ध्यान रखो, वाइंडिंग अप है, खत्म हो रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ वाइंडिंग अप। आज का डेट क्या है बेटा? 21 नवंबर है। आज मैं अपनी कोचिंग क्लोज, तो हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से आज तक का, ठीक है। तो वाइंडिंग अप का बिजनेस होगा 1 अप्रैल से लेके जब तक वो बंद नहीं हुआ, जिस दिन बंद हुआ उसको। फिर तीसरे में आओगे, ओपनिंग ऑफ बिजनेस की बात करोगे, तो डेट ऑफ ओपनिंग आप आज मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, अपनी नई कोचिंग डाल रहा हूं 21 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक। यहां तक कोई समस्या हो आप बताओ? ये अकाउंटिंग बेड कॉन्सेप्ट है। तो सामान्य तौर पर ये 12 महीने का होता है। लिख तो लेंगे ना, आप डायग्राम बनाएंगे पेपर में, कॉपी भी बनना रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखो, फाइनेंशियल ईयर आपको कंपलसरी है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है आप चाहो कैलेंडर मान सकते हो, लेकिन जब भी आप कंप्लीटिव स्टडी करोगे हमेशा क्या करेंगे? फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करोगे। अब यहां पर मैंने बताया आपका रनिंग बिजनेस हमेशा 12 महीने का, अगर वाइंडिंग अप डेट ऑफ 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर ओपनिंग है तो डेट ऑफ ओपनिंग से लेकर 31 मार्च तक। यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते, ठीक है। लिख दे रहे हैं डेट ऑफ ओपनिंग यहां पर, नहीं लोग कहेंगे कि डेट ऑफ स्टार्टिंग से लेके 31 मार्च, ठीक है। इतनी बातें हम लोग, ये पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना, एक कॉन्सेप्ट। अभी इसमें कुछ बाकी भी है, उसको मैं अलग से आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। चलो ठीक है।